नमस्कार साथियों। एग्री थिंकर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हो, आज हमारा 5 डे फिजिक्स का थर्ड डे है। और आज की यूनिट में आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए, इस ब्रांच ये पांचवी ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसको विद्युत या वैद्युत ये दोनों कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर जो है ये यानी ये ब्रांच एकदम ब्रॉड है, ये ब्रांच बड़ा है। तो इसलिए इस ब्रांच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। और आज जब मैं 3 जनवरी है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही आपको इसका दूसरा जो लेक्चर है, दूसरा पार्ट जो है वो भी आपको आज ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे फिजिक्स की 5 ब्रांचेज हैं: मैकेनिक्स, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव। तो ये वाली यूनिट है। इसमें सबसे बड़ी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिक्स है, और यूनिट्स छोटी होती हैं। तो इसीलिए इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट को हम अभी देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, भौतिकी या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत कहते हैं। किसका? वैद्युत आवेश। यानी जब ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको डिफाइन करना है वैद्युत को, तो आप कह सकते हैं कि यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम वैद्युत कहते हैं। देखिए, वैद्युत की दो शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं हैं इस ब्रांच की। पहला स्थिर वैद्युत, जिसको स्थिर वैद्युत की भी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है गतिक वैद्युत, यानी गतिक वैद्युत की, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। देखिए, यानी स्थिर वैद्युत, देखिए इसमें आवेश स्थिर रहेगा, गतिक वैद्युत में आवेश गतिमान रहेगा। ये तो सोचने वाली बात है, नाम से ही पता चल रहा है। स्थिर वैद्युत में अध्ययन किया जाता है स्थिर आवेश का, गतिक वैद्युत में गतिमान आवेश का। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये तो पता है। इलेक्ट्रॉनों की, देखिए, अब यह था कि वैद्युत किसे कहते हैं, तो वो था कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंदर वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में होंगे या प्लस में होंगे, उसी को कहेंगे आवेश, वैद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को कह सकते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में इसी डिफिनेशन को कह सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय घटनाएं दर्शाती है। जो वैद्युत आवेश है दो प्रकार का होता है: धन आवेश जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव यानी ऋण आवेश, यानी इसको निगेटिव चार्ज कह सकते हैं। अब देखिए, धन आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसमें थोड़ा सा नाम में पे आप मत जाइएगा, थोड़ा सा इसमें उल्टा है नाम से। धन आवेश होना चाहिए, धन आवेश तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें कमी होती है, और ऋण आवेश में अधिकता होती है, ठीक है। वैद्युत आवेश अदिश राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें बता दें, अदिश राशि, देखिए अ प्लस दिश, यानी अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। दिशा नहीं पता है, सिर्फ परिमाण पता है, परिमाण। देखिए, परिमाण दिशा दोनों की सदिश कहेंगे। सिर्फ परिमाण या सिर्फ दिशा होगी, मतलब सिर्फ परिमाण होगा उसे अदिश कहेंगे। तो इसका दिशा नहीं होती है वैद्युत की। तो ये अदिश राशि और व्युत्पन्न राशि मतलब बनाई जाती है अदिश और सदिश राशियों से, ठीक है। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। ये तो सभी को पता ही होगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और इसको एम्पियर सेकेंड भी होता है। और इसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है। वैद्युत आवेश के छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम है, नैनो कूलाम है, पिको कूलाम है। आपको ऐसे याद करना है, माइक्रो, नैनो, पिको, ये इसके छोटे। देखिए, वैसे तो इसका मात्रक जो है वो कूलाम या एम्पियर सेकेंड होगा, लेकिन छोटे मात्रक भी हैं, जैसे माइक्रो कूलाम है, नैनो कूलाम है, पिको कूलाम है। जैसे जो हमारी अब दूरी के हम संबंध में देखते हैं, दूरी का जैसे किलोमीटर, मीटर, ये सारी मात्राएं होती हैं। तो ये भी यानी छोटे मात्रक दूरी के, लेकिन बड़े मात्रक जो है दूरी के, अगर आप देखेंगे स्पेस वगैरह में तो वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है, ये सारे बड़े मात्रक होते हैं। तो इसी प्रकार में वैद्युत में भी होता है। देखिए, एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 टू दी माइनस 6 कूलाम, और एक नैनो कूलाम 10 टू दी माइनस 9 कूलाम, पिको कूलाम मतलब 10 टू दी माइनस 12 कूलाम, ठीक है। और आवेश का बड़ा मात्रक देखिए क्या है?
यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा विजिबल नहीं होगा, ये लिखा है फैराडे। देखिए फैराडे और फैरड में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फैराडे और फैरड अलग अलग चीज़ है, कभी कभी दोनों को एक ही बताया जाता है। अभी हम बताते हैं। देखिए फैराडे, फैराडे जो है ये वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है। और देखिए एक फैराडे में कितना कूलाम, तो एक फैराडे में ये 96,485 गुलाम होता है एक फैराडे में, जिसको हम 96,500 गुलाम यानी 96,500 गुलाम भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है एक फैराडे में कितने गुलाम, तो 96,500 गुलाम या 96,485 गुलाम। फिर देखिए नोट यहाँ पे अब देखिए फैरड के बारे में दिया गया है। फैरड ये वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक है। देखिए यहाँ पर पता चल गया ना, फैराडे वैद्युत आवेश का मात्रक है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का, जबकि फैरड जो है वो वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक है। और वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश न्यूनतम आवेश भी कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, यानी 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 कूलाम ये होता है। और इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। तो अब यहाँ पर देखना Q इक्वल टू एन ई क्या है। ठीक है, Q मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए ई मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर मूल आवेश, एन मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू बराबर गुलाम। ठीक है, और एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाया गया है। एक गुलाम में कितने मतलब एक जो है आपका आवेश है उसमें कितने गुलाम होंगे। तो देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू एन फॉर्मूला लगाया गया है, तो N इक्वल टू क्यू पानी। तो इसी से सॉल्व करके यहाँ पर दिया गया 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ और नोट्स पॉइंट दिए गए हैं। कूलाम में कूलाम में देखिए इसकी यानी कूलाम इलेक्ट्रॉन में इसकी संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। और एक माइक्रो कूलाम में ई की संख्या क्या होगी, तो 6.25 इंटू 10⁻12। और एक नैनो कूलाम में तो 6.25 इंटू 10⁻19। और एक पिको कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻6। फिर देखिए स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिमान आवेश वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। देखिए इसका मतलब है कि जो स्थिर आवेश है इसको स्टैटिक्स मतलब कहते हैं। ये सिर्फ वैद्युत आवेश उत्पन्न करेगा, लेकिन जो गतिमान आवेश है वैद्युत आवेश भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश वैद्युत, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, समान होंगे तो प्रतिकर्ष, जैसे जो हमारा मैग्नेट होता है दोनों तरफ प्लस प्लस होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करता है, हटाता है, और दो माइनस और एक तरफ प्लस होता है तो वो आकर्षित करता है। ठीक है, फिर देखिए वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, यानी वैद्युत आवेशों के बीच जो बल लगेगा वही वैद्युत बल है। ये सुना भी होगा आप लोगों ने। वैद्युत बल आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक कुछ भी हो सकता है। वैद्युत बल संरक्षी बल है, वैद्युत बल असंपर्क बल भी है। वैद्युत बल व्युत्क्रम के वर्ग का नियम का पालन करता है। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। फिर कूलाम, देखिए कूलाम का नियम ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैसे पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, सभी आपको एकदम समझ लेना है। दो कूलामों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के परिणामी गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है अच्छी तरह से, यह देख सकते हैं आप। फिर देखिए वैद्युत बल या कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू 1/, देखिए ये जो फॉर्मूला है वैद्युत बल या कूलाम का बल का जो फॉर्मूला है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे जो है आपके क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ में ये इसका मतलब होता है एप्सिलॉन 0, और ये जो है आपका ये वाला जो है वहाँ ये जो विजिबल यहाँ पर नहीं है इसी को कहते हैं नियतांक। ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ देखिए मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम होगा। और E0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। E0 का मान
8.88 इंटू 8 टू द पावर -12 और मात्रा कूलाम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आवेशों को किसी माध्यम में रखने से उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितना गुना होता है? 10⁻⁴ गुना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, दो प्रोटॉन, देखिए ये इसका मतलब है ये दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल है, ये दो हमारा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच ये है और ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच है। फिर देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण महसूस करता है, उसी का वैद्युत क्षेत्र। देखिए, जैसे ये कोई आवेश है, 1 मिनट, ये कोई आवेश है और इसके चारों साइड का ऐसा एक एरिया होगा जहां पर ये दूसरा आवेश आएगा तो ये आकर्षण महसूस करेगा या प्रतिकर्षण महसूस करेगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसमें देखिए, सदिश राशि का मतलब क्या है? परिमाण और दिशा दोनों है उसमें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है या वोल्ट पर मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E = F/G। ठीक है, फिर है वैद्युत विभव, जिसको वैद्युत विभव, इसको स्थिर वैद्युत विभव भी कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों ने सुना भी होगा, वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस वस्तु बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव अदिश यानी सिर्फ परिमाण दिशा नहीं है, असाई मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होगा और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल या 1 कूलाम होता है। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभव, देखिए ये विभव अलग है, विभवांतर अलग है। विभवांतर ये है कि देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं तो उनके बीच का जो अंतर होगा, दो उनके विभवों के बीच का जो अंतर होगा उसको विभवांतर कहेंगे। और देखिए, नोट पॉइंट कुछ यहाँ पर बताया गया है। विभव, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का मात्रक, इन तीनों का मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। फॉर्मूलाज भी आप ध्यान में रखेंगे। वीमा इसकी क्या है? ml²T⁻। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या दिया गया है? आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए, आवेश का तल होगा उसी को, ये एक लाइन में दिया गया है। आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं और दो वैद्युत विभवों के बीच का जो अंतर होगा उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी चालक, फिर क्या दिया गया? किसी चालक द्वारा आवेश संचय करने की क्षमता को, दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा, देखिए, वैद्युत धारिता जो है ये अदिश राशि, अदिश मतलब दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है और पृथ्वी के विभव को शून्य माना। देखिए, जो पृथ्वी का जो विभव है उसे शून्य मानते हैं और भू संपर्कित वस्तु का विभव भी शून्य। देखिए, जब भूमि का शून्य है तो जो भूमि के संपर्क में उसका भी शून्य ही होगा। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है। ठीक है, और देखिए, यह संधारित्र, इसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है? आवेश या वैद्युत ऊर्जा संचय करने की, देखिए कैपेसिटर जो है वो इसको संधारित्र कहते हैं। ये आवेश या वैद्युत ऊर्जा को कलेक्ट करके संचित करके रखती है। ठीक है, अब देखिए, संधारित्र में क्षणिक धारा बहती है और जहां अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहां संधारित्र का उपयोग, देखिए जहां पर मतलब आपको जो करंट है वो ज्यादा करंट चाहिए तो वहां पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। देखिए, पदार्थ ये 3 प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक, अर्धचालक, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। देखिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचालन आसानी से करते हैं उन्हें चालक कहते हैं और जो भी धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, वो विद्युत की सुचालक होती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि, देखिए मतलब चालक जिसको सुचालक या कंडक्टर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बह रहा है, उसको हम सुचालक कहेंगे या चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जैसे जो मेटल्स होती हैं, जैसे अपना लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, जो भी है, ये सभी हमारा कंडक्टर होता है क्योंकि उनसे करंट बहता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचालन नहीं करते उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है,
और वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों व सुचालकों के बीच की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी अर्धचालक। देखिए वैद्युत का सबसे अच्छा चालक मैंने बताया चांदी यानी एजी अर्जेंटम, एजी, ठीक है। उसके बाद से एल्यूमिनियम भी है, फेरस यानी आयरन भी है, ठीक है। यानी सबसे अच्छा इसका कंडक्टर अर्जेंटम यानी चांदी होगा, फिर कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा। ये इसका मतलब है घटते क्रम में दिया गया है। तो सबसे अच्छा एजी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस यानी आयरन। अर्धचालक, अर्धचालक में यानी आधा इसमें धारा चल बहती है। सिलिकॉन है 14 और जर्मेनियम है 32, ये चौथे आवर्त में रखे गए हैं। देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, इसको क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहां पर आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको जरूर यहां पर ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ये है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा अदिश राशि है, वैद्युत धारा मूल राशि भी है, और वैद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर या कूलम सेकेंड होता है, ठीक है। और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। I इक्वल टू NE अपॉन टी। यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल है जिनको आप जरूर देखेंगे। देखिए ये है N इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻18। देखिए 1 एम्पियर बराबर, देखिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में देखिए ये दिया गया है क्या होता है नोट में। 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18, और 1 मिली एम्पियर 6.25 इंटू 10⁻15, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻12, और 1 नैनो एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻9, और एक पिको कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻6, ये होता है। और वैद्युत धारा मापते हैं अमीटर। देखिए अमीटर द्वारा जो वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम मेजर करते हैं। अमीटर का देखिए ये यहाँ पे अमीटर का साइन है, ये एक तरफ से, देखिए अमीटर का साइन ये होता है कि एक तरफ से हम एक तीर लगाते हैं, यहाँ बीच में ए लिखते हैं और फिर ऐसे तीर लगाते हैं, इसको कहते हैं अमीटर। ये अमीटर का साइन है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ना कि समांतर क्रम में। देखिए अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलता उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ के रूप में भी दिखाया गया है दिष्ट धारा। अब देखिए वह धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता है, वह दिशा आवर्त रूप से बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको एसी डीसी कहते हैं। एसी वह युक्ति जो एसी को डीसी में बदले उसे हम दिष्टकारी कहते हैं, यानी रेक्टिफाइड रेक्टिफायर कहते हैं। यानी जो एसी को डीसी में बदलेगी अल्ट्रामैग्नेटिक करंट को डायरेक्ट करंट में, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर या दिष्टकारी। वह युक्ति को जो डीसी को एसी में बदलेगी उसी इन्वर्टर। देखिए ये अब यहां पर देखिए एसी को डीसी में बदलेगा तो उसे हम रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी कहेंगे, और फिर डीसी को एसी में बदलेगा तो उसे इन्वर्टर कहेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। धातुओं में वैद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों व कोटर यानी हेल के कारण। वैद्युत अपघट्यों में वैद्युत चालन होता है आयनों धन व ऋण की उपस्थिति के कारण। गैसों से वैद्युत चालन होता है मुक्त ई व धनायन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायन के कारण। और चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमांगत टक्कर करने के लिए क्रमांगत टक्कर करने में लिए गए औसत समय को श्रांति काल कहते हैं, यानी रिलैक्सेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमांगत टक्कर करने में तय किए गए औसत दूरी को माध्यम मुक्त पथ यानी मीन फेल पथ कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नोट में यहाँ पर दिया I/V इक्वल टू नियतांक। यह सत्य है परंतु ओम का नियम नहीं है, ठीक है।
विभवांतर व वैद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध देखिए विभवांतर और वैद्युत धारा का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया R=V/I। वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं। ओम किसे कहते हैं? वोल्ट पर एम्पियर को। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र ml² T-3 और A-2 A इनवर्स होता है। और ओम का नियतांक देखिए, ओम का नियम जो है वो लागू होता है धात्विक चालकों के लिए, और धात्विक चालकों के लिए विभवांतर व धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है। फिर देखिए, चालकों के लिए विभवांतर धारा ग्राफ की प्रवणता प्रतिरोध के बराबर होती है, अर्थात प्रवणता प्रतिरोध R=tan थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है, दो चालकों के लिए विभवांतर धारा ग्राफ निम्न तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल आप जरूर ध्यान देंगे। फिर देखिए, यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R∝L होता है। और चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपका जो है R∝1/एम्पियर होता है। और चालक का प्रतिरोध जो है वहां पर दिया गया है। ये फॉर्मूलाज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसको देखिए, ये जो साइन है इसको P आप मत समझिए, इसको ऐसा बना होता है, इसको कहते हैं रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता इससे मतलब दिखाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोधकता ये है हमारा ρ=RA/I। ठीक है, और मात्रक इसका ओम मीटर होता है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात R∝T हो जाता है। उसके बाद से हमारा यहाँ पर कौन सा पेज था देख लेते हैं। हाँ, ये वाला था। फिर ताप जो है, ताप परिवर्तित करने पर चालक का प्रतिरोध निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है। ये समीकरण आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर थोड़ी चीजें जो है वो विजिबल नहीं है, इनको आप जरूर मैनेज करेंगे। ठीक है, ये जो साइन है इसको प्रतिरोध ताप गुणांक भी कहते हैं। उसके बाद से वस्तुओं यानी चालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रोपोर्शनल धनात्मक होता है। अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध उपस्थित देखिए, अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। कुचालक की जिससे शून्य परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, उस पर जो हमारा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कुचालक की भांति। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है घट जाता है। अर्धचालकों के प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। कुचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। ताप यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य प्रतिरोध घट जाता है। वैद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। वैद्युत देखिए, उसके बाद से प्रतिरोध ताप गुणांक प्रोपोर्शनल का इसका मात्रक यहाँ पर दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रतिरोध का या देखिए ये परिपथ दिया गया, परिपथ गुणांक, इसको आप देख लेंगे। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, यानी कंडक्टेंस किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। चालकत्व =1 प्रतिरोधक। ठीक है, फिर देखिए, चालकत्व का मात्रक ओम मीटर होता है या महो। ओम मीटर होता है, इसी को हम महो भी कहते हैं, MHO कहते हैं। और 7 ठीक है। फिर देखिए, ओम का पूरा नाम क्या था? जो ओम साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम यानी उल्टा को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता क्या है? 1 प्रतिरोधकता। वैद्युत चालकता की इकाई ओम इनवर्स होती है, और महो इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर होती है। और किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती है। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। यानी ताप घटाएंगे तो मतलब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटेगी, जबकि चालकता बढ़ेगी। अर्धचालकों या
या वैद्युत अपघट्य कताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों घटती है और चालकता बढ़ती है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम व समांतर क्रम दोनों में होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ पर साइन भी बनाया गया है। और आरोपित विभवांतर कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें देखिए R1 के सिरों पर विभवांतर V1 इक्वल टू R1 और R2 के सिरों पर विभवांतर V2 इक्वल टू होता है IR2। तो ये IR1 है IR2 और R3 के सिरों पर विभवांतर V3 IR3। ठीक है, फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखेंगे। तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 उसी को कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध जो है अधिकतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि R ओम ने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इनका अधिकतम तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R मैक्स इक्वल टू NR। ठीक है, यानी R मैक्सिमम इक्वल टू NR। तो फिर है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध व विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है। ठीक है, फिर देखिए न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में देखिए अगर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दो प्रतिरोधों R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। R ओम के n प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा, R min यानी R मिनिमम इक्वल टू R अपान 2। उसकी वजह से प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है। न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब दो प्रतिरोध हो R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होगा। फिर है R ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध क्या है, R min इक्वल टू R अपान 2 ये होगा। अब देखिए फिर अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात R मैक्स अपान R min इक्वल टू NRM अपान R। R मैक्स अपान R min इक्वल टू यहाँ पर n स्क्वायर। यहाँ पर नोट में आप ध्यान रखेंगे। देखिए R1 में धारा यह है I1 इक्वल टू IR2 अपान R1 प्लस R2 और ये जो है आपका R2 में धारा है। किसी तार को खींचना, देखिए यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध n गुना हो जाएगा, अर्थात नया प्रतिरोध R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1 हो जाएगा। यदि तार की लंबाई में प्रतिरोध दिया हो तो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिरोध के मान में परिवर्तन, देखिए किस किस का परिवर्तन होता है, जब प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम हो। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, इस सारणी को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाली युक्ति को कहते हैं वोल्ट। देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर मापता है और वोल्ट मीटर का ये साइन होता है जैसे V और इधर ये, और अमीटर का जैसे मैंने बताया ये होता है। फिर देखिए ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वैद्युत सेल वह युक्ति जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है उसे वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे टाइप ऑफ सेल प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये वैद्युत अपघट्य। प्राथमिक सेल में क्या है, प्राथमिक सेल वे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे आपका साधारण सेल है, शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, लेग्रांजे सेल है और एल्कलाइन सेल है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमने साधारण सेल के बारे में बात करी। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम शुष्क सेल वगैरह के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए ये वैसे ही आधे घंटे का लगभग लेक्चर हो चुका है, अगर वो भी हम देते तो 1 घंटे का हो जाता दोनों पार्ट लेकर, इसीलिए हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हम व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।